friends, welcome back to our channel. So we are starting with periodic classification of elements, right? Now, what is periodic classification of elements? So when we classify elements uh, according to their properties, okay? So that is what we call as periodic classification of elements. Now, see, today we follow periodic table, right? So periodic table. Now in periodic table, we have 118 elements. So you do not have to learn all the elements for your 10th standard. In 11th standard, we are going to have a detailed knowledge, a detailed explanation of all the 118 elements. But for now, we do not have to look for 118 elements. We just have to go through with the table, and that's all. So in class 9th, you have learned that matters around us is present in form of elements, compounds, mixtures and elements contain atoms of only one type. तो यहाँ पे आपको बताया है कि जो एलिमेंट्स होते हैं और ये क्या होता है. देखो एलिमेंट्स ना दे आर द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर. दे आर द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर. मतलब अगर मैं बात करती हूँ लेट्स से कार्बन की. कार्बन, अगर आप किसी कार्बन के एलिमेंट के अंदर झांक के देखोगे तो केवल आपको वहाँ पे कार्बन के मॉलिक्यूल के एटम्स ही दिखाई देंगे. ये कोई कार्बन का पीस है, लेट्स से कोई कार्बन का टुकड़ा है ये. तो यहाँ पे जब आप देखोगे जा कर के तो आपको यहाँ पे केवल कार्बन कार्बन ही नज़र आएगा. यहाँ पे कोई दूसरे तरीके का एटम नज़र नहीं आएगा. ओनली कार्बन एटम विल बी प्रेजेंट. तो यहाँ पे कार्बन एक एलिमेंट है और एलिमेंट क्या होता है, प्योर फॉर्म होती है किसी भी मैटर की, क्योंकि कार्बन या कोई भी दूसरा एलिमेंट जो है वो केवल एक तरह के एटम से बनता है. वन टाइप ऑफ एटम. तो एक तरह के एटम से वो बनता है. ठीक है, आगे बढ़े. नाउ कुछ अच्छी बातें बताई गई हैं यहाँ पे कि डू यू नो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर नोन टिल डेट. तो आज आपके पास 118 एलिमेंट्स हैं जो कि नोन हैं. तो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर नोन टुडे टू अस. 118 एलिमेंट्स हैं जो कि हमें नोन है. ओके, तो आज के टाइम पर जो एलिमेंट्स की जानकारी हमें है तो वो है 118 एलिमेंट्स. अच्छा, एक चीज़ और, आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कोई भी कंपाउंड क्या होगा. कंपाउंड प्योर फॉर्म होगा या मिक्सचर होगा. तो देखो कंपाउंड क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल H2O यानी पानी. अब अगर मैं बात करती हूँ व्हाट इज वाटर. H2O क्या है. H2O ये एक कंपाउंड है. H2O एक कंपाउंड है और ये प्योर होता है. दिस इज प्योर फॉर्म. कंपाउंड इज ऑलवेज इन प्योर फॉर्म. अब आप बोलेंगे कैसे मैम, यहाँ पे तो अगर हम वाटर के मॉलिक्यूल में झाँक के देखेंगे तो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन अलग नज़र आएगा, वाटर अलग नज़र आएगा. नहीं, ये गलत है. हाइड्रोजन और वाटर ये कंबाइन करते हैं और बहुत केमिकल रिएक्शंस के बाद H2O बनता है. तो H2O यहाँ पे एक सिंगल यूनिट की तरह काम कर रहा है. इज वर्किंग लाइक अ सिंगल यूनिट. इज वर्किंग हियर लाइक अ सिंगल यूनिट. और इस वजह से क्या हो रहा है कि जब आप वाटर के अंदर झांक के देखोगे तो केवल आपको वहाँ पे H2O के मॉलिक्यूल्स ही नज़र आएंगे. ये नहीं कि हाइड्रोजन अलग नज़र आएगा, ऑक्सीजन अलग नज़र आएगा. वो H2O की फॉर्म में ही नज़र आएंगे. और यही बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि जो कंपाउंड्स होते हैं वो भी प्योर फॉर्म में होते हैं, क्योंकि वो जो बने होते हैं वो बने होते हैं मॉलिक्यूल से. यहाँ पे H2O एक मॉलिक्यूल है, इज़ अ मॉलिक्यूल. और ऐसे ही मॉलिक्यूल्स मिल कर के H2O, H2O, H2O
मिलकर के पानी बना दे रहे हैं। यहाँ पे H2O कोई अलग से नहीं आ रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग नहीं है, दे आर कंबाइंड इन दिस फॉर्म, दे आर कंबाइंड इन दिस फॉर्म। ठीक है, ठीक है। तो आउट ऑफ दीज 118 ओनली 94 आर नेचुरली ऑकरिंग। अब यहाँ पे देखो 118 में से केवल 94 हैं जो कि नेचुरली ऑकरिंग है, ओनली 94 आर नेचुरली ऑकरिंग, दी अदर आर नॉट। तो 118 में से ओनली एंड ओनली 94 नेचुरली ऑकरिंग है, नेचर में बनते हैं, और जो बचे हुए हैं वो नेचर में नहीं बनते हैं। ठीक है, now different elements were being discovered, scientists gathered more and more information about the properties of these elements। अब elements की खोज चलती जाती और साइंटिस्ट उन elements के बारे में जानते जाते तो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। इवन आज भी, आज 118 है ना, तो कल का नहीं पता, कल हो सकता है कि 118 के 120 हो जाए, क्योंकि ये तो बेसिकली एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। एलिमेंट्स आते जाएंगे, खोज होती जाएगी, बनते जाएंगे, है ना। तो इस वजह से इनकी जो खोज है वो चलती रहेगी, और साइंटिस्ट हमेशा इसी चीज़ में जुटे रहेंगे कि नया जो भी एलिमेंट आया उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम जाने, ठीक है, उसके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा जाने। सो ऑल दीज हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। अब इन 118 एलिमेंट्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है। नाउ अब हुआ क्या कि एलिमेंट्स बनते जा रहे हैं, तो साइंटिस्ट लोगों को लगा कि यार हम तो इस तरह से इनकी प्रॉपर्टीज़ को कभी याद ही नहीं रख पाएंगे। आप दो चीज़ों को याद रख लो। आप अगर दो एलिमेंट्स होते तो दो एलिमेंट्स को याद रख सकते थे, यू कैन रिमेंबर टू एलिमेंट्स, राइट। आप दो एलिमेंट्स को याद रख सकते थे, लेकिन आप 10 को भी रख सकते थे, आप 30 को भी रख सकते थे, लेकिन अब 118 एलिमेंट्स को याद रखना, इट्स नॉट अ गेम, इट्स नॉट ईजी, आसान नहीं है, कोई खेल नहीं है। तो साइंटिस्ट ने कहा कि यार हमको अब थोड़ा ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। now we need to be more organized, so they started they started looking for some पैटर्न ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, यानी कि कुछ ऐसी वो प्रॉपर्टीज देखने लग गए जो एक से ज़्यादा एलिमेंट्स में रिपीट होती हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ना पैटर्न का एक एग्जाम्पल देती हूँ, 2,4,6,8, यहाँ पे भी आपको एक पैटर्न दिख रहा है। अब साइंटिस्ट लोग, मान लो साइंटिस्ट लोगों को ये नंबर याद करना है, 2,4,6,8, या हमें ही याद करना है, हम तो बच्चे हैं, साइंटिस्ट लोग तो आराम से कर लेंगे। तो वो हम लोग क्या करेंगे, हम देखेंगे कि यार इन नंबर्स में हमेशा दो दो का गैप आ रहा है ना। 2,4, तो आप जब इनको माइनस करोगे, 4 और 2 को माइनस करोगे तो आपको 2 का डिफरेंस दिखेगा। 6,4, 6,4 को माइनस करोगे तो आपको वहाँ पे अगेन 2 का डिफरेंस दिखेगा, है ना। 6 - 4 करोगे आपको 2 का डिफरेंस दिखेगा, फिर आप 8 - 6 करोगे आपको 2 का डिफरेंस दिखेगा। इसे एक पैटर्न कहते हैं। तो कुछ ऐसी कॉमन प्रॉपर्टीज पता चल जाए, या कुछ ऐसी चीज़ हमें उनकी पता चल जाए जो कि एक विद इन जो कि कुछ एलिमेंट्स में रिपीट होती हो, एक पैटर्न में, यानी कि एक सीक्वेंस में, एक सिमेट्री में वो रिपीट होती हो। ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया ना, पैटर्न का वही मतलब। अब आगे, as different elements were being discovered, scientists gathered more and more information। ठीक है, now they found it difficult to organize all that was known about them, so they found it difficult to organize all that was known about the element। जो कुछ एलिमेंट्स के बारे में उन्हें पता था ना, वो उसको भी याद नहीं रख पा रहे थे। आगे की खोज तो तब करे जब वो पुरानी चीज़ें याद रखे, नहीं, लेकिन उनको पुरानी चीज़ें याद ही नहीं हो रही थी। हर एलिमेंट को वो देखते, उसकी प्रॉपर्टीज खोजते, और फिर अगले दिन वो कहते कि ये वाली प्रॉपर्टी उस वाले एलिमेंट की थी या उस वाले एलिमेंट की थी, क्योंकि यार इतने सारे एलिमेंट्स हैं, कोई एक दो एलिमेंट नहीं है, इतने सारे 118, नॉट अ स्मॉल नंबर, इट्स अ वेरी ह्यूज नंबर।
So they started looking for some pattern in their properties on the basis of which they could say study such a large number of elements with ease. तो दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर सम पैटर्न इन देयर प्रॉपर्टीज. ठीक है, पैटर्न का मतलब बच्चों को मैंने बता दिया है. ऑन द बेसिस ऑफ विच दे कुड स्टडी लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स विद ईज. तो यही होता है ना, अगर आपको कोई पैटर्न समझ आ गया या कोई ट्रिक पता चल गई, तो कहते हैं ना, हम भी कहते हैं कि बस ये चीज़ याद कर लो फिर आगे का सब कुछ याद हो जाएगा. तो वो भी यही चाहते थे कि कोई ऐसी बेसिक फंडामेंटल चीज़ मिल जाए हमको, कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो कि सभी के सभी एलिमेंट्स में एक पैटर्न फॉर्म कर रही हो, जिस पैटर्न से हम उन्हें याद रख सकें, उनकी प्रॉपर्टीज याद रख सके. मैं आपको इसका एग्जांपल और देती हूँ, आपको तब ज़्यादा क्लियर होगा. एक क्लास है, 30 बच्चे हैं. ठीक है, अब टीचर को 30 बच्चों के बारे में ना कुछ याद नहीं हो रहा. वो नई नई टीचर आई है, तो उन्होंने क्या किया, रूल्स बना दी. एक रूम में उन्होंने कहा जितने भी सारे लास्ट ईयर के टॉपर्स हैं वो यहाँ बैठेंगे. ठीक है, जितने भी सारे शैतान वीक स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ बैठेंगे. ठीक है, और जितने भी सारे डफर एकदम, मतलब यहाँ पे हमने ना ऐसा करा कि इधर हमने सभी बहुत ही टॉप स्टूडेंट्स को बिठाया, यहाँ पे हमने बिठाया जो थोड़े कम अच्छे थे पढ़ाई में, और यहाँ पे हमने बिठाया जो बहुत पुअर थे स्टडीज़ में. ठीक है, तो टीचर को अब पता चल गया कि ये बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, ये थोड़े कम हैं और ये बहुत ही ज़्यादा कम है. तो अब टीचर सबसे ज़्यादा फोकस इन पे करेगी, क्योंकि अब उनको बार बार याद नहीं करना पड़ेगा कि ये राहुल था, ये रीना थी, ये प्रीता थी, ये वो था, ये वो था, ये अच्छा था, ये बुरा था पढ़ाई में, ये बहुत शैतान है, ये वो. क्योंकि अब उन्होंने ना ऐसे सॉर्टिंग कर दिया. ऐसा आपके फंक्शंस में भी होता है, या जब स्कूल में होता है ना कि जब टीचर्स कहते हैं कि अच्छा कौन कौन से बच्चे डांस करेंगे, तो मैम क्या करती है, एक ग्रुप बना देती हैं. आप लोगों ने हैंड रेस किया तो मैम ने ग्रुप बना दिया कि अच्छा तुम भी डांस करोगे, तुम भी डांस करोगे. तो ये डांस ग्रुप बन गया. ठीक है, ये आपका लेट्स से सिंगिंग ग्रुप बन गया. तो अब जो है वो ग्रुप जो है ना, वो ग्रुप उसमें जितने सारे बच्चे हैं उनका मैम को याद हो जाएगा कि हाँ ये सब जो है ये सिंगिंग के हैं, ये सब जो है ये डांस के. अब अलग अलग नहीं कि तुम डांस की थी या तुम सिंगिंग की थी. जो बच्चे सिंगिंग में वो अपने आप यहाँ आ जाएंगे, जो बच्चे डांस में वो अपने आप यहाँ आ जाएंगे. और मैं को बहुत दूर क्यों जाऊँ, अपने घर में आते हैं और अपने बेडरूम में चलते हैं. बेडरूम में क्या है देखो, बेडरूम में अलमीराज हैं, अलमीराज में कपड़े हैं, हमारे खाने पीने के आइटम भी हम रख लेते हैं, क्योंकि पढ़ते समय हम कितना बाहर किचन में जाएंगे, तो हम अपने यहाँ पे जो भी हम रखना चाहते हैं, लेट्स फ्रूट्स या कोई तरीके का, हम यहाँ पे आलमंड्स या कोई चॉकलेट रखना चाहते हैं जो कि हमारी एनर्जी बूस्टर होगी, तो वो हमने इस कबर्ड्स में रख देते हैं, है ना. उसके बाद हमारी बुक्स होती है, तो रैक्स में हम अपनी बुक्स रखते हैं. तो मान लो आपकी मम्मा नहीं आई है अभी घर पे, तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या होगा. तो यहाँ देखो, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक जो रूम, ये सेम ही हमने क्लोजेट लिया है. सो इट्स अ क्लोजेट, राइट. इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं क्लोजेट, राइट. तो यहाँ पे आपने ये क्लोजेट लिया. अब यहाँ पे ये जो क्लोजेट है ये बिफोर सिचुएशन है. दिस इज अ सिचुएशन बिफोर एंड दिस इज अ सिचुएशन आफ्टर. अब बिफोर में क्या है, ये सेम अलमीरा है, लेकिन इसमें कपड़े आप देखो किस तरह से बिखरे हुए हैं, है ना. कोई भी ढंग से लगा हुआ कपड़ा नहीं है, ना प्रेस है और ना ढंग से हैंग हो रखे हैं. लेकिन जैसे आपकी मम्मा आई, मम्मा ने कहा कि तुम किस तरह से कपड़े निकालते हो, अपने कपड़ों को ढंग से रखो. तो मम्मा आई, मम्मा ने रूम को क्या किया, ऑर्गेनाइज किया. हमारे रूम को क्या हम कहते हैं, अभी अलमीरा पे फोकस कर रहे हैं हम, तो हमारे अलमीरा को मम्मी ने ऑर्गेनाइज किया. जहाँ पे शूज़ थे वहाँ शूज़ रखे, जहाँ पे हमारा सैंडल्स का पोर्शन था वहाँ सैंडल्स रख दिया, जहाँ पे जीन्स रखनी थी वहाँ जीन्स हैंग कर दी, जहाँ पे टी शर्ट्स रखनी थी वहाँ टी शर्ट्स हैंग कर दी. बहुत प्रॉपर वे में मम्मी ने ऑर्गेनाइज कर दिया. अब इस सिचुएशन में इसकी बात कर रहे हैं, इस सिचुएशन में क्या ये पॉसिबल था कि आप अपनी जो फेवरेट ड्रेस है जो आप आज पहनना चाहते हो वो ढूंढ सकते थे? नहीं, बहुत टाइम लगता. वो टेक आवर्स आवर्स लग जाते. आपको सारा कपड़ा जो है ना वो उथल पुथल कर कर के भी नहीं मिलता, क्योंकि आपने यहाँ पे ढंग से ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर रखा. यहाँ पे आपको सामने सामने दिख गया कि ये तो मेरी फेवरेट वाली ड्रेस है, यहाँ से आपने उसको निकाल लिया और पहन लिया. तो यहाँ पर देखो अनऑर्गेनाइज्ड है, यहाँ ऑर्गेनाइज्ड है.
तो ऐसी सिचुएशन में हमारे साइंटिस्ट थे पहले, जो चाहते थे कि हम एलिमेंट्स को कुछ ऐसे सिचुएशन में ले आएं, यानी कि ऑर्गेनाइज कर दें। तो उसके लिए उन्होंने क्या क्या अपने एफर्ट्स डाले उसको अब हम पढ़ेंगे। और ये चैप्टर ना एक मेरा फेवरेट चैप्टर इसलिए है क्योंकि हर चैप्टर में हम ऑब्जर्वेशंस देखते हैं उस एलिमेंट की, इस एलिमेंट की। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें केवल और केवल हम देखेंगे कुछ मेरिट्स जो कि डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट लाए थे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के लिए। फिर उनकी डीमेरिट्स देखेंगे कि क्यों ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट हमने नहीं प्रपोज किया। चलो रीड करते हैं। ये तो इंट्रोडक्शन पे ही थे अभी अपन, अब आगे मूव कर रहे हैं। मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ द क्योस, अर्ली अटेम्प्ट्स एट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। नाउ अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डर मतलब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम एलिमेंट्स को। अभी ये एलिमेंट्स क्योस की फॉर्म में हैं, बिखरे हुए हैं, और अब हम इन्हें ऑर्डर में लाने वाले हैं, ठीक है। और अब हम देखेंगे अर्ली अटेम्प्ट, यानी शुरुआती तौर पर क्या क्या अटेम्प्ट्स किए गए थे साइंटिस्ट के द्वारा, सो दैट टू क्लासिफाई कर सके एलिमेंट्स को। So we have learnt about various things or living beings how can be classified on the basis of their properties. So we have been learning how various things and living beings can be classified on their basis of their properties. Like living beings को non living beings को हमने plants कहा, कुछ को animals कहा, ठीक है। तो एनिमल्स में भी आप देखते हो कि डॉग अलग प्रॉपर्टीज रखता है, ह्यूमन बीइंग अलग प्रॉपर्टीज रखते हैं। तो हमने लिविंग बीइंग्स को भी बहुत क्लासिफाई कर रखा है और नॉन लिविंग थिंग्स को तो कर ही रखा है। Even in this situation, we come across instances of organization based on some properties. For example, अब यहाँ पे देखो, आप एक शॉप पे गए, यहाँ पे बेसिकली क्या किया जा रहा है ना, यहाँ पे बात की जा रही है कि यार किस तरह से हम ऑर्गेनाइजेशन करें चीज़ों की। तो अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि जैसे आपने लिविंग बीइंग्स को ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है। अब लिविंग बीइंग्स को कैसे ऑर्गेनाइज किया है, प्लांट्स अलग है, एनिमल्स अलग है, एनिमल्स में भी वेराइटीज ऑफ एनिमल्स है, ह्यूमन बीइंग इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ एनिमल, है ना। ये सुन के आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। प्लांट्स है, प्लांट्स की अलग अलग वेराइटीज होती है। तो हर किसी प्लांट की वैरायटी को आपने पढ़ा है, हर किसी प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स को आपने पढ़ा है। तो हर जगह आपको क्या करना पड़ता है, क्लासिफिकेशन तो करना ही पड़ता है, बिना क्लासिफिकेशन के, है ना, कुछ भी नहीं बनता काम। अब एक शॉप का एग्जांपल है, इन्होंने क्या दिया है कि जैसे एक शॉप पे गए आपने कहा कि मुझे ग्रॉसरी आइटम्स चाहिए। ग्रॉसरी आइटम्स में आपने दाल लेनी थी, आपको स्पाइसेस लेने थे, आपको आटा लेना था, उसके अलावा आपको सोप्स लेने थे। अब आप शॉप पे गए, शॉप बहुत ऑर्गेनाइज्ड थी, सोप का कॉलम अलग था। अब सोप के कॉलम में भी कुछ सोप थे जो कि बाथिंग सोप थे, और कुछ सोप थे जो कि वॉशिंग सोप थे। बाथिंग सोप होते हैं जो आप अपने नहाने के लिए यूज़ करते हो, जो कि बॉडी पर लगाए जा सकते हैं, जो कि लगाने से स्किन पर कोई इफेक्ट नहीं आता। लेकिन होता है वॉशिंग सोप्स, जो कि हम कपड़े धोने के लिए, जिन्हें हम डिटर्जेंट्स भी कहते हैं, वो जो सोप्स होते हैं वो स्किन को हार्म करते हैं, उससे स्किन फट जाती है, हाथों में खून आ जाता है। तो यहाँ पे सोप के कॉलम में भी अलग अलग वैरायटी ऑफ सोप्स थे। तो आप गए दुकान पर, आपने देखा कि यार नहाने वाले सोप तो ये रहे, नहाने वाले सोप आप उठाए हैं। फिर आपने देखा कि ये तो अपने वॉशिंग सोप, मतलब वो वाले वॉशिंग सोप है जैसे आप कपड़े धो सकते हो, है ना। तो वो वाले सोप्स को आप उठा लाए, बहुत ऑर्गेनाइज्ड है शॉप, राइट। अब एक शॉप गए आप जहाँ पे सब कुछ अनऑर्गेनाइज्ड है, जहाँ पे साबुन अच्छा वाला जो नहाने का है, और जो हाथ धोने के या फिर जो कपड़े धोने के है वो अलग है। तो मतलब मिक्स्ड है यहाँ पे सब कुछ। एक शॉप तो गई थे आप जो कि बहुत ऑर्गेनाइज्ड थी। अब आप एक शॉप पे गए, दूसरी शॉप पे जो कि बहुत अनऑर्गेनाइज थी। आप सोप के कॉलम पे गए ना जब दूसरी शॉप के, तो जब सेकंड शॉप के सोप कॉलम में गए जहाँ पे सोप्स मिलते हैं, तो पता है वहां पे आपने क्या देखा। सेकंड शॉप के सोप कॉलम में आपने क्या देखा, सेकंड शॉप के, कि नहाने वाले सोप, हाथ धोने वाले सोप, सब तरह के सोप मिक्स हो रखे हैं। तो अब आपकी मम्मी को
बहुत टाइम लग गया, हाफ एन आवर लग गया कि ये ढूंढने में कि ये वाला नहाने का है, ये वाला धोने का है। मतलब उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आई उस दुकान में साबुनों को खरीदने में, क्योंकि उस दुकान के जो साबुन थे वो मिक्स हो रखे थे, सब कुछ मिक्स था, इसलिए आप ढूंढ नहीं पाए अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो सोप आपको चाहिए था। तो अब आप ये समझ सकते हो कि जिस शॉप में चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड होती हैं वहाँ पर आप जाकर के सामान जल्दी परचेज कर सकते हो, वेयर एज जहाँ पर चीज़ें अनऑर्गेनाइज्ड होती है वहाँ पर जाकर के आप ज़्यादा टाइम लगाते हो, क्योंकि आपको चीज़ें टाइम पर नहीं मिलती है। अब सोप्स की बात हो रही है यहाँ पे, तो सोप्स में कुछ बाथिंग सोप्स हैं। एक सेकेंड, कलर बदल लेते हैं। मैं एक कलर से बहुत ज़्यादा बोर हो जाती हूँ। तो अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि जब आप शॉप पे जाओगे तो बिस्किट्स का सेक्टर अलग होगा, ठीक है, क्लोथ्स का सेक्टर अलग होगा, आटे दाल का सेक्टर अलग होगा, साबुनों का सेक्टर अलग होगा। इस साबुन के सेक्टर में भी कुछ साबुन जो होंगे वो वॉशिंग होंगे, और कुछ साबुन होंगे जिनसे हम हैंड्स, जो कि हमारे बाथिंग सोप होंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन is the symmetry. Basically organization is a principle of nature. ऑर्गेनाइजेशन को प्रिंसिपल ऑफ नेचर कहा जाता है, यानी कि इस सोसाइटी में हमारे सराउंडिंग्स में जितनी सारी चीज़ें हैं उसे ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। सिमिलरली, ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, आपने देख लिया कि ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़रूरी है। सो द अरे सॉरी, तो यहाँ पे क्या है, the earliest attempt to classify the element resulted in grouping the then known elements as metals and as metals and नॉन मेटल्स। अब क्या हुआ कि इससे हमें पता चलता है कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना ज़रूरी हुआ। तो जो सबसे पहला अटेम्प्ट हुआ था, उस अटेम्प्ट में क्या किया कि एलिमेंट्स को मेटल्स और नॉन मेटल्स की कैटेगरी में रख दिया। अब ये अच्छा तरीका था, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें कि आप मेटल्स और नॉन मेटल्स की तरह से क्लासिफाई कर दो एलिमेंट्स को। लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन था आगे चल कर के थोड़ा सही नहीं रहा। सो लेटर फर्दर क्लासिफिकेशंस वर ट्राइड आउट एज आर नॉलेज ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज इंक्रीज। क्योंकि जो इन्होंने एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की थी ना, वो आगे चल कर के वेल टू डू साबित नहीं हुई थी, यानी कि इसमें भी कुछ खामियां, कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो यहाँ पे सबसे पहले मेटल नॉन मेटल की जो क्लासिफिकेशन थी उसको यहाँ पे इन्होंने थोड़ा नेग्लेक्ट किया, अवॉइड किया, और दूसरी प्रॉपर्टीज़ को देखने की कोशिश, मतलब और दूसरे वेज को देखने की कोशिश की। तो इसका एक रीज़न ये भी था कि पहले बहुत लिमिटेड एलिमेंट्स होते थे, तो बहुत आसानी से मेटल नॉन मेटल के वे में वो क्लासीफाई हो जाते थे। लेकिन फर्दर ऑन क्लासिफिकेशंस इतने बढ़ते गए, मेटल्स एलिमेंट्स इतने ज़्यादा आते गए कि कुछ अलग तरीका अपनाना पड़ा। और यहीं से सबसे पहला जो आता है ना, वो आता है डॉबरना। एक सेकेंड, नाम देख लिया आपने ढंग से? नाम है डॉबरिनियर्स ट्रेड। तो डॉबरिनियर्स ट्रेड, देखो नाम मुझसे भी नहीं बोला जाता उनका कई बार। डॉबर एनियर, ओके, डॉबरेनियर्स ट्रेड। अब नाम अच्छे से बोला जाएगा अपन से, डॉबर एनियर्स ट्रेड। तो डॉबरेनियर्स ट्रेड को अब हम पढ़ते हैं। अच्छा, ये ट्रेड का क्या मतलब होता है? बेसिकली ट्रेड नहीं बल्कि ट्रायड है, इसका जो असली प्रोनाउंसिएशन है वो है ट्रायड। ट्राई मतलब तीन। तो यहाँ पे कुछ इन्होंने ऐसा काम किया है जहाँ पे तीन तीन का ग्रुप बन रहा है, किसका? एलिमेंट्स का। देखते हैं क्या कहते हैं ये डॉबरनियस ट्रायड क्या है ये, देखते हैं चलो। तो 1817 में जॉन वॉल्सगैंग
डॉबर्नियर एक जर्मन केमिस्ट थे। इन्होंने अरेंज किया एलिमेंट्स को जिनकी इनको एक जैसी प्रॉपर्टीज लगी थी इनटू ग्रुप्स। ठीक है, और वो ग्रुप्स तीन तीन के थे। ठीक है, अब यहाँ पे वो क्या देखेंगे कि ही आइडेंटिफाइड सम ग्रुप्स हैविंग थ्री एलिमेंट्स ईच, सो ही कॉल्ड देम ट्रायड्स। उन ग्रुप्स को ट्रायड्स कहा गया। ठीक है, तो पहली चीज तो क्या कि जॉन वॉल्फगैंग डॉबरेनियर एक जर्मन केमिस्ट थे। इन्होंने एलिमेंट को सिमिलर प्रॉपर्टीज के बेसिस पर ग्रुप किया। जिन एलिमेंट्स की एक जैसी प्रॉपर्टीज थी उनका एक ग्रुप बना दिया। अब इन्होंने देखा कि जितने भी सारे सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स के ग्रुप बन रहे हैं ना, वो तीन तीन के बन रहे हैं। यानी कि लेट्स से ए बी सी, ये तीन एलिमेंट्स हैं। ये तीनों एलिमेंट्स की एक जैसी प्रॉपर्टीज हैं और इनका एक ग्रुप बन रहा है, तो ये बन गया आपका ट्रायड। तो उन्होंने देखा कि जितने एलिमेंट्स की एक जैसी प्रॉपर्टीज आ रही है वो तीन एलिमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास। मतलब कि तीन एलिमेंट्स, जितने सारे एलिमेंट्स हैं मेरे पास उनमें से जो तीन एलिमेंट्स हैं वो एक जैसी प्रॉपर्टीज को शेयर कर रहे हैं, तो उन तीन एलिमेंट्स का एक ग्रुप बन जाएगा। और वो जो एक ग्रुप बनेगा उस एक ग्रुप में तीन एलिमेंट्स रखे गए थे, तो इसलिए इसको कहा गया डॉबर्नियर्स ट्रायड। क्या कहा गया? डॉबर्नियर्स ट्रायड। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमको यहाँ पे मिल गया है कि व्हाट इज ट्रायड। तो ट्रायड क्या था, यहाँ पे लिखे आप कि he arranged the elements with similar properties into groups. He identified that some groups having three elements each, कि जो उनके ग्रुप्स बन रहे थे उन ग्रुप्स में से, देखो अब जितने भी सारे सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स के ग्रुप बने थे उनमें से सब नहीं, बल्कि कुछ थे जिनमें जो ग्रुप था वो तीन तीन का बन रहा था। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, ही आइडेंटिफाइड सम ग्रुप्स थ्री सम ग्रुप्स हैविंग थ्री एलिमेंट्स ईच। यानी कि जितने भी सारे उन्होंने ग्रुप्स बनाए थे उनमें से कुछ तीन ऐसे थे, कुछ तीन नहीं, कुछ तीन ही, मतलब कुछ ग्रुप्स ऐसे थे जिनमें तीन एलिमेंट्स आ रहे थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे उन्होंने ग्रुप्स बनाए, तो उनमें देखा उन्होंने कि ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें अगेन तीन एलिमेंट आ रहे हैं, ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें अगेन तीन एलिमेंट आ रहे हैं। तो पहला जो ग्रुप था उसमें तीन एलिमेंट्स, दूसरे में भी तीन एलिमेंट्स। तो कुछ इस तरह से उन्होंने देखा कि उनके जो ग्रुप्स बन रहे हैं एलिमेंट्स के वो तीन तीन के बन रहे हैं, यानी कि एक सेट में तीन एलिमेंट्स आ रहे हैं, वो एक ग्रुप बना रहे हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे ना तो और क्लियर होगा। तो उन्होंने उसको ट्रायड का, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, ये ग्रुप ए एलिमेंट है, यानी कि ये पहला ग्रुप है जो उन्होंने बनाया था। तो उस पहले ग्रुप में देखो आपको नाइट्रोजन दिख रहा है। ठीक है, क्या क्या दिख रहा है आपको? नाइट्रोजन, ठीक है, ये है फॉस्फोरस और ये है आर्सेनिक। ठीक है, क्या कहा मैंने? ये फर्स्ट ग्रुप है जिसमें अगेन तीन एलिमेंट्स आ रहे थे। अब इनका एटॉमिक मास क्या था? तो नाइट्रोजन का है 14 यू, फॉस्फोरस की 31 यू, आर्सेनिक की 74.9 यू। ये हो गया पहला ग्रुप। दूसरा ग्रुप, ये आता है ग्रुप बी। दिस इज योर ग्रुप बी। इसमें सबसे पहले आया आपका कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक मास है 40.1 यू। ये देखो, ये है स्ट्रोंटियम। ये स्ट्रोंटियम जो है, स्ट्रोंटियम और फिर बेरियम।
तो एटॉमिक मास क्या है कैल्शियम का 40.1 U, फिर ये स्ट्रोंटियम का है 87.6 U, बेरियम का है 137.3 U। अब तीसरे ग्रुप पे आते हैं, थर्ड ग्रुप ये है ग्रुप सी एलिमेंट्स। तो इसमें भी तीन है, देखो तीन का ग्रुप बन रहा है इसलिए ये ट्राइएड है। जितने सारे एलिमेंट्स की एक जैसी प्रॉपर्टी आ रही है ना, तो वो जो सारे एलिमेंट्स जिनकी एक जैसी प्रॉपर्टी है वो तीन है, मतलब तीन ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी एक जैसी प्रॉपर्टी आ रही है, तो वो तीन एलिमेंट्स का एक ग्रुप बन जाता है, वो ही जो ग्रुप है वो ट्रायड कहलाता है। तो ग्रुप वन क्या है, ट्रायड नंबर वन। ग्रुप टू क्या है, ट्रायड नंबर टू। ग्रुप थ्री क्या है, ट्रायड नंबर थ्री। तो हम यहाँ पे अब आ गए हैं ट्रायड नंबर थ्री पर। दिस इज योर ट्रायड थ्री। क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे तो हैलोजेंस हैं आपके। दीज आर योर हैलोजेंस, ठीक है। बताऊंगी क्या होता है हैलोजेंस, चिंता मत करो। तो ये सब जो हैं ये आपके एक ग्रुप बना रहे हैं, और ये ग्रुप नंबर सी है, याद रखना ग्रुप नंबर सी या ट्रायड नंबर सी है ये। इसमें आपके कौन कौन आ रहा है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35.5 U, ब्रोमीन का 79.9 U, जिसे आप अप्रॉक्सीमेटली 80 भी कह सकते हो, आप इसको अप्रॉक्सीमेटली 80 भी कह सकते हो। और फिर आता है आपका आयोडीन जिसका एटॉमिक मास है 126.9 U। तो इस टेबल को गौर से देख लो, जितना अच्छे से इसे याद कर सकते हो फिर मेरे साथ याद करो, क्योंकि याद करवाना भी अब मेरा ही जो है वो काम है, क्योंकि हम याद भी करेंगे ना तो अच्छे से होगा। और ये आपको ना टेबल एक दे रखी है, ऑल दो यहाँ पे आप इसको यहाँ से जब ड्रॉ करोगे तो ये एक टेबल बनेगी, ये दूसरी बनेगी, ये तीसरी बनेगी, ठीक है। पहली देखते हैं ग्रुप ए एलिमेंट। जो ग्रुप ए एलिमेंट है उसमें आ रहा है सबसे पहले नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। ग्रुप बी कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, ठीक है। देखो ईएम ईएम आ रहा है इनके पीछे ना, कैल्शियम ईएम, स्ट्रोंटियम ईएम, बेरियम ईएम, है ना, ईएम ईएम आ रहा है इनमें। अब ये जो आपके आइन वाले आ रहे हैं जैसे ब्रोमाइन, है ना, सॉरी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन 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 आ रहा है इनमें, तो ग्रुप सी इनका है, ठीक है। ग्रुप ए मेरे हिसाब से आपको सबसे ज़्यादा आसान लगा होगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। ग्रुप बी ये क्या कहते हैं अपन का, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम। फिर ग्रुप सी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अच्छा अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, इसका सीक्वेंस ये रखना, यानी कि ये नहीं कि आप इसे ऐसे लिख दो कि सबसे पहले फास्फोरस लिख दिया, फिर नाइट्रोजन लिख दिया, फिर आर्सेनिक लिख रहे हैं। नहीं 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 नहीं, दिस विल बी रॉन्ग। और ना आप इसको ऐसे लिख सकते कि आर्सेनिक को सबसे पहले लिख दिया, फिर याद नहीं आ रहा तो नाइट्रोजन लिख दिया, फिर फास्फोरस रख दिया, ये भी रॉन्ग। या फिर आप किसी दूसरे ग्रुप को उठा लो, इसके साथ फर्स्ट ग्रुप के साथ भी ऐसा नहीं कर सकते। सेकंड ग्रुप दिस वन, इसमें भी आप ये नहीं कि सबसे पहले बेरियम लिख दिया, फिर कैल्शियम कर दिया, फिर स्ट्रोंटियम कर दिया। नो, इट विल बी रॉन्ग, इट विल बी रॉन्ग। नाइदर यू कैन डू दिस विद ग्रुप सी, ऐसा ग्रुप सी के साथ भी नहीं हो सकता। आयोडीन सबसे पहले, ब्रोमियम बीच में, क्लोरीन सबसे आखिर में। नो नो नो, इट विल बी रॉन्ग। You cannot change their order, you cannot change their system, okay। इनका ऑर्डर जो है उसको आप बदल नहीं सकते। क्यों नहीं बदल सकते, क्योंकि ये सब अपने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के साथ सेट हुए हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए ऑर्डर, ठीक है, बढ़ते हुए ऑर्डर। सबसे पहले जो आएगा वो वाला आएगा जिसका सबसे कम एटॉमिक मास है, फिर आएगा जिसका जो है वो पहले वाले से ज़्यादा एटॉमिक मास है, तीसरे नंबर पे आएगा जिसका सबसे ज़्यादा एटॉमिक मास है। तो एटॉमिक मास जो है वो इंक्रीज हो रहा है। वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक मास को सेट किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है,
यस, ये भी ध्यान रखना कि ये जो सारे ट्राइड्स बनाए गए थे ये इस तरह से बनाए गए थे कि इनका एटॉमिक मास जो था वो इंक्रीजिंग में था, सो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास था। द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, लेट मी मार्क इट विद अनदर color of the marker. Yes, the atomic mass of the middle element was roughly average of the atomic mass of the other two element. जो एटॉमिक मास होता है मिडिल एलिमेंट का वो एवरेज होता है बेसिकली जो फर्स्ट एंड जो लास्ट एलिमेंट्स है उनका। नहीं समझ आया? अब देखना, बताती हूँ। ग्रुप ए एलिमेंट है, यहाँ पे आपको दे रखा है और यहाँ पे इनके एटॉमिक मास दे रखे हैं। अब क्या कहता है यहाँ पे आपको जो ये स्टेटमेंट है वो कि आप अगर फर्स्ट और लास्ट वाले का एवरेज निकाल लो तो जो एवरेज आएगा वो रफली इक्वल आएगा बीच वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के। दैट मीन्स इस वाले ग्रुप ए में अगर आप देखो तो एवरेज ऑफ नाइट्रोजन एंड आर्सेनिक, नाइट्रोजन average of nitrogen and arsenic is equal to the of the middle element। देखो, average of nitrogen and arsenic, average of nitrogen and arsenic is equal to the atomic mass of the middle element। करके दिखाती हूँ आपको। आप चाहो तो इसको कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो, तो मैं एक बार कैलकुलेटर नहीं, मतलब आप नहीं कर सकते हो, मैं आपको बस एकदम प्रॉपर कैलकुलेशन के लिए दिखाने वाली हूँ। ठीक है, तो अभी अपन चलते हैं अपने कैलकुलेटर पे। ठीक है, अपन नाइट्रोजन का एटॉमिक मास याद रखते हैं, दैट इज़ 14U। फिर हम याद रखेंगे फॉस्फोरस का जो एटॉमिक मास है दैट इज़ 31U। और जो जो ये तीसरा था अपन का आर्सेनिक, इसका भी याद रखेंगे, राइट। सो इसको मिटा देते हैं, दैट इज तो चलो कैलकुलेटर पे चलते हैं और देखते हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। तो मैं ये बोल रही हूँ कि अगर मैं नाइट्रोजन के और आर्सेनिक के एवरेज के एटॉमिक मास का एवरेज निकाल लूँ तो वो जो है वो जो आएगा वो मेरे मिडिल दैट इज़ फॉस्फोरस, ये जो एलिमेंट है इसके एटॉमिक मास के रफली बराबर आएगा। तो कर लेते हैं, एटॉमिक एवरेज निकालते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है 14U और जो आर्सेनिक का एटॉमिक मास है वो है 74.9U, जिसे आप 74.9 लिखो, 75 भी लिख सकते हो, 74.9 लिख दो अपॉन 2। ये फॉर्मूला होता है बेसिकली एवरेज निकालने का, कि जिन भी वैल्यूज़ का एवरेज निकालना है आपको उनको आप प्लस करोगे, नीचे डिवाइडेड बाय 2 करोगे। तो यही फॉर्मूला अब हम लगाने वाले हैं। तो चलो लगा देते हैं। 14 डिवाइडेड बाय
75 प्लस है यहाँ पे 14 प्लस 75 डिवाइडेड बाय 2। और अब आप अगर आंसर देखिए, अब यहीं पे मैं आपको एक ट्विस्ट देने वाली हूँ। एक्चुअली मुझे ये वाला अभी बोलना नहीं चाहिए था, मैं आपको दूसरा एग्जांपल देती हूँ पहले, अभी इसका बाद में दूंगी। चलो अपन दूसरे वाले पे आते हैं एक बार। अभी इसमें ना अभी अभी ये वाले पे आप ध्यान नहीं दे, दूसरे वाले पे दे। यस, इस पे देखिए, ये जो एग्जाम्पल है ना, मैं आपको ये यहीं पे आपकी जो आएगी ना वो कंट्रोवर्सी आएगी, कंट्रोवर्सी आएगी आपके मेंडलीव्स के, ये डोबरनियर के इस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में कंट्रोवर्सी नहीं, गलती आएगी, डीमेरिट आएगी। अभी आप ग्रुप बी को देखो, ठीक है, इसमें क्या है, इसके में आपके ये कैल्शियम है, स्ट्रोंटियम है, बेरियम है। अब आप क्या करो, अब मैं आपको उसका करके दिखाती हूँ, ठीक है। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो मैंने गलत कह दिया, हुआ ही नहीं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, अभी होगा। आप इनकी सबसे पहले एटॉमिक मास को याद रखो, ठीक है, एटॉमिक मासेस को याद रखो और देखना अब मैजिक क्या होगा। अब सबसे पहले आपको फर्स्ट और लास्ट वाले का क्या करना है, एवरेज निकालना है। तो फर्स्ट और लास्ट वाले का एवरेज जो निकलेगा वो होगा 40 प्लस 40 किसका था, कैल्शियम का, प्लस 137 प्लस 137, ठीक है। अब इसका आंसर आ गया 177, डिवाइडेड बाय 2 तो करो आप। अब आपके पास जो आएगा वो आएगा 88.5, 88.5 आया। अब आप जल्दी से जाओ और ये देखो, सी 87.6 है वो, और वो अपना कितना है 88.5, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रफली इक्वल कहा था ना हमने, रफली इक्वल, तो ये तो रफली इक्वल है, मतलब पूरा इक्वल नहीं है बट रफली इक्वल है। तो हेयर वी सेटिस्फाई दिस कंडीशन, हेयर वी सेटिस्फाई दिस कंडीशन। ये एक पैटर्न बनता है जिसमें क्या कहते हैं कि जो एटॉमिक मास होगा मिडिल एलिमेंट का, वो रफली क्या होगा, एवरेज होगा एटॉमिक मास ऑफ द अदर टू एलिमेंट। अगर आप उन दो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का एवरेज निकाल लोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो रफली बराबर आएगी आपकी मिडिल एलिमेंट की, ये कहा था, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल भी दे दिया है, ठीक है, इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया ना वो दिया है हमें, ये जो एग्जाम्पल उन्होंने दिया है ये दूसरे सेट का दिया है। अच्छा, इन्होंने जो दूसरे सेट का ये जो एग्जाम्पल उन्होंने दिया है वो दिया है इन्होंने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम। तो अब अगर आप लिथियम सोडियम पोटेशियम में लिथियम का और पोटेशियम का एवरेज निकालते हो तो वो बराबर होगा सोडियम के एटॉमिक मास के। तो आपने क्या किया, लिथियम प्लस पोटेशियम, पोटेशियम का एवरेज निकाला जो कि किसके बराबर आया, Na के, दैट इज सोडियम के एवरेज, सोडियम के एटॉमिक मास के बराबर आया। तो अगर आप फर्स्ट और लास्ट, लिथियम पहला है पोटेशियम लास्ट है, इन दोनों का एवरेज निकालो तो वो मिडिल एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर आएगा। लेकिन अभी तो आपने यहाँ पे जब इसे सॉल्व करा तो कुछ गलती महसूस करी थी, मैंने तो कोई गलती नहीं की थी, मैं तो एज इट इज जो एटॉमिक मास थे वो लिख रहे थे, फॉर्मूला लगाया एवरेज का और मिडिल वैल्यू निकालने की कोशिश करी, ये देखने की कोशिश की कि सच में मिडिल जो वैल्यू आ रही है वो मिडिल क्या जो मेरा मीन आ रहा है या जो एवरेज आ रहा है वो इस एलिमेंट की एटॉमिक मास के बराबर है, क्या मिडिल एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर है। जब मैंने ग्रुप ए लिया था
तो मेरे पास मैंने सेम फॉर्मूला लगाया था, मैंने नाइट्रोजन और आर्सेनिक का एवरेज निकाला और ये देखने की कोशिश की कि वो मिडिल एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर आ रहे, तो नहीं आया था। तो क्या हुआ, अब देखो पहली बात तो ये कि अच्छा इन्होंने ऐसे कितने ग्रुप्स बनाए थे, एक ग्रुप तो ये बना, फिर ये दूसरा बना, ये तीसरा बना, यहाँ पे आपको एक चौथा और दिया है। देखो मैं आपको बता रही हूँ कितने ग्रुप्स बने थे। अभी आपने ये एक ग्रुप देखा, ये दूसरा ग्रुप था, ये तीसरा ग्रुप था, और यहाँ पे आपको एक चौथे ग्रुप का एग्जांपल दिया है, दैट इज लिथियम सोडियम पोटेशियम। तो चार ग्रुप्स इन्होंने बनाए थे, चार ग्रुप्स इन्होंने बनाए थे, और ये चारों ग्रुप्स ट्रियाड्स थे, यानी इन चारों ग्रुप्स में तीन तीन एलिमेंट्स का सेट था। ठीक है, लेकिन 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 जो जो ये पैटर्न था ना कि मिडिल वैल्यू जो होगी एटॉमिक मास की वो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर होगी, ये केवल तीन ही ग्रुप सेटिस्फाई कर पाए थे। तीन ही ग्रुप्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाए थे। वो तीन ग्रुप्स थे, ग्रुप बी था, ग्रुप सी था, और यहाँ पे जो आपको ये ग्रुप दिया हुआ है लिथियम सोडियम पोटेशियम का, ये था। ये ग्रुप, जो ग्रुप ए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ग्रुप जो था वो इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाया था। दिस ग्रुप वॉज नॉट एबल टू फुलफिल दिस कंडीशन। विच कंडीशन? द कंडीशन विच सेज कि जो फर्स्ट और लास्ट जो आपके फर्स्ट और लास्ट जो एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक मास जो होगा वो मिडिल एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर होगा, उनका एवरेज। तो ये जो चीज़ थी ये वाला ग्रुप सेटिस्फाई नहीं कर पाया। नाइट्रोजन प्लस आर्सेनिक बाय टू, ये क्या है, एवरेज है किसका, नाइट्रोजन और आर्सेनिक का। ये बराबर नहीं आया हमारे फॉस्फोरस के एटॉमिक मास के। तो ये ग्रुप इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाया, और यहीं से डॉबर्नियर्स का जो ये ट्राइड था ये कहीं ना कहीं गलत साबित होने लग गया था। जो पैटर्न ये बनाना चाह रहे थे वो नहीं बन पाया। ये पैटर्न बनाना चाह रहे थे, यही सीक्वेंस बनाना चाह रहे थे। तो यहाँ पे आपको गिवन बिलो इन द टेबल देर आर थ्री एलिमेंट्स। ये जो एलिमेंट्स हैं ये डाउनवर्ड पैटर्न में अरेंज किए हैं इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। ठीक है, तो इसको इस तरह से अरेंज किया है कि पहले का एटॉमिक मास दूसरे के एटॉमिक मास से कम होगा, और तीसरे का एटॉमिक मास पहले के दोनों एटॉमिक मास से ज़्यादा होगा। यानी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के सीक्वेंस में लिया गया है कि पहले का सबसे कम, दूसरे का सबसे ज़्यादा, तीसरे का इन दोनों के सबसे ज़्यादा। ठीक है, अब आप देखोगे कि BC जो है, यू विल फाइंड दैट ग्रुप बी एंड सी फॉर्म डॉबरनियस ट्रेड। ये ग्रुप बी और सी तो डॉबरनियस ट्राइड बना रहे हैं, ये वाला भी बना रहे हैं, ये वाला भी बना रहे हैं, क्योंकि डॉबरनियस ट्राइड की जो कंडीशन थी वो बेसिकली यही दो फुलफिल कर रहे हैं। लेकिन फर्स्ट वाला डॉबरनियर could identify only three triads। अब देखो ट्राइड्स तो उन्होंने चार बनाए थे, चार कौन कौन से बनाए थे, एक ये लिथियम सोडियम पोटेशियम वाला बनाया था, एक ये वाला बनाया था, एक ये वाला बनाया था, एक ये वाला, चार बनाए थे, है ना। सो चार बनाए थे, लेकिन 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 जो डॉबर्नियस ट्राइड की कंडीशन जो फुलफिल कर पाए थे वो केवल तीन कर पाए थे, जिसमें से ये नहीं था, ये था, ये वाला नहीं था, ये कर रहा था फुलफिल कंडीशन को, ये कर रहा था फुलफिल कंडीशन को, और ये कर रहा था। कंडीशन क्या थी कि पहले और आखिरी का जो एवरेज होगा वो मिडिल एटॉमिक मास के बराबर होगा। तो ये कंडीशन केवल लिथियम सोडियम पोटेशियम और ये वाले फुलफिल कर पाए थे, ग्रुप बी और सी वाले, ग्रुप ए वाला नहीं कर पाया था। ठीक है, कुड ओनली थ्री ट्राइड्स फ्रॉम द एलिमेंट नोन एट दैट टाइम। अब उस समय पर जितने एलिमेंट्स जाने गए थे उनमें से केवल जो तीन थे, तीन ट्राइड्स ही बन पाए थे, तो और नहीं बन पाए, जैसे कि ये ट्राइड नहीं बन पाए, इस तरह से और बहुत सारे थे जो ट्राइड्स नहीं बना पा रहे थे। तो इस वजह से दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इनटू ट्राइड वाज नॉट फाउंड टू बी यूजफुल। ओके,
तो जो उन्होंने ग्रुप्स बनाए थे, तो उन ग्रुप्स में से केवल 3 ही थे जो उनकी कंडीशन को फुलफ़िल कर पा रहे थे और सब नहीं कर पा रहे थे। कंडीशन क्या थी मैंने बता दी, एवरेज वाली, ठीक है? अब न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, अब ये जो हमारे हैं ना, इनका मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है पढ़ने में, क्योंकि ये इनको गाना बहुत पसंद था। ऑल्दो आई डोंट लाइक गाना, बट यस, साइंस में अगर कुछ मज़ेदार आ जाए तो वो बहुत अच्छा लगता है, राइट? तो यहाँ पे लॉ ऑफ ऑक्टेव्स देखो, सारे गामा आपको आता है ना, क्या होता है? सारे, सो सारे, अरे यार मेरा मार्कर नहीं वर्क कर रहा है, मैं एक बार लिखती हूँ, ठीक है? सा रे गा मा, मेरे को नहीं पता मैं सही लिख रही हूँ नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं आता है ये। सारे गा मा पा धा, अरे हिंदी में कैसे हो, इंग्लिश में कैसे हो गया ये? पा धा नी सा। आई डोंट नो इफ देयर इज एनी स्पेलिंग एरर, एनी मात्रा एरर इन इट, क्योंकि मेरे को नहीं आता ये, ठीक है? नाउ लुक एट दीज 8 वोकल, क्या कहते हैं इनको अपन, vocal notes, right? Yes, look at these 8 vocal notes. कितने हैं ये? 8 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ व्हाट ही सेड, क्या कहा इन्होंने? इन्होंने ये नोटिस किया, बेसिकली कहा कुछ नहीं, नोटिस किया कि पहला वाला आखिरी वाले वोकल नोट से मिलता है। ये भी सा है, ये भी सा है, यानी कि अगर मैं इसे अपने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के लिए यूज़ करूँ तो क्या पता कुछ काम आ जाए। क्या पता ऐसा हो कि पहला सा मेरा जिस तरह से आखिरी सा से मिल रहा है, यानी कि मेरा जो पहला वोकल नोट है वो आखिरी वोकल नोट से मिल रहा है, कहीं यही कोई चीज़ मेरे एलिमेंट्स के साथ ना हो। ठीक है, तो देखते हैं हुआ क्या। अच्छा, उससे पहले यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स है, उसको रीड कर लेते हैं। आर यू फैमिलियर विद द म्यूजिकल नोट्स? देखो, इंडियन सिस्टम ऑफ म्यूजिक में 7 म्यूजिकल नोट्स होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, फिर सा होता है, ठीक है? वेस्ट में हम इनको ऐसे कहते हैं, डो रे मी फा सो ला टी, पता नहीं, ये मुझे नहीं पता। तो अब यहाँ पे क्या है, the notes in a scale are separated by whole and step and half a step frequency interval of tones and semitones. A musician uses these notes for composing the music of a song. ये तो हमें पता है, गाना तैयार करने के लिए यूज में आते हैं। Naturally, there must be some repetition of notes. अब यहाँ पे बेसिकली एक सिंपल सी बात जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, क्योंकि मुझे इतना म्यूज़िक का नहीं पता, लेकिन ये चीज़ जो है सा रे गा मा पा धा नी सा, आखिर में सा आ जाता है फिर से। देखो, सारे गा मा पा धा नी सा है ना, तो सा आखिर में आ रहा है, फिर से रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है? अब अगर आप इसे और आगे चल के गाओ, सारे गा मा पा धा नी सा नी धा पा नी, मतलब मुझे नहीं आता, सॉरी, ठीक है? लेकिन मैं आपको बस इतना बता पा रही हूँ कि सा रे गा मा पा धा नी सा रिपीट हो रहा है, मतलब कहने का ये है, सा रे गा मा पा धा नी सा, यानी कि जो एर्थ वाला है वो फर्स्ट वाले के साथ मैच करता है। जैसे ये सा और ये सा दोनों मैच कर रहे हैं। आप सारे गामा पाधा निसा जब गाओगे तो एक सा पे शुरू होगे और दूसरे सा पे रुकोगे, तो आपको दिखेगा कि पहला और आखिरी जो है ये मैच कर रहे हैं। पहला कौन सा है? फर्स्ट, और ये कौन सा है? आठवां। तो फर्स्ट एंड एर्थ ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से मैचिंग है। तो चलो देखते हैं कि हुआ क्या था, क्या ये कुछ सच में काम की चीज़ थी या फिर ये बस ऐसे ही था। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, अभी हमने देखा डोबर्नियर्स, अब हम देख रहे हैं न्यूलैंड का।
Daubernier encouraged other chemists to correlate the properties of element with their atomic masses. अब वही होता है ना भीड़ चाल, जिसे हम कहते हैं कि एक ने कोई चीज़ शुरू करी तो सब करते हैं, एंड इट्स गुड, समटाइम्स इट्स वेरी गुड, एंड इन केस ऑफ साइंस इट्स वेरी गुड, क्योंकि साइंस कभी भी एक इंसान से नहीं सॉल्व होती है, या साइंस कभी भी एक इंसान के लिए नहीं होती है, इट्स फॉर एवरीबडी, राइट। तो इस वजह से जो भी साइंस में डेवलपमेंट आया विद टाइम, वो किसी एक इंसान की वजह से नहीं आया। हाँ, एक इंसान का इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, लेकिन अब यहाँ पे हमारे जो साइंटिस्ट आते हैं वो ऐसे ही इंस्पायर होते हैं किनसे, डॉबरनियर से। वो कहते हैं कि अगर डॉबरनियर एटॉमिक मास को यूज़ करके कुछ कोरिलेशन बता पाते हैं, कोई पैटर्न बना पाते हैं, ऑल्दो दैट पैटर्न वाज नॉट एट ऑल सक्सेसफुल, बट क्या पता कि कुछ आगे एक्सटेंड पे और जाया जाए और कुछ हमें हासिल हो जाए। तो 1866 में, साल याद करने का ऐसा एसेट इन साइंस देयर इज नो नीड, बट इफ यू वांट यू कैन फॉर योर जनरल नॉलेज। कलर बदल लेते हैं, मुझे ऑरेंज कलर नहीं अच्छा लगा। ठीक है, देखते हैं। 1866 में जॉन न्यूलैंड, एन इंग्लिश साइंटिस्ट, अरेंज्ड दी देन नोन यानी उस समय पर जितने एलिमेंट्स थे, क्योंकि एलिमेंट तो बढ़ते गए ना, तो दी देन नोन यानी उस समय पर जितने एलिमेंट थे, तो उनको उन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अरेंजमेंट में लगाया। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास यानी कि जो एलिमेंट को ऐसे लगाया कि उनका एटॉमिक मास जो है वो आखिर में बढ़ता गया। जैसे फॉर एग्जांपल आप कुछ ले लो, ए बी सी, मैंने 3 एलिमेंट्स ले, तो ए का मान लो एटॉमिक मास जो होगा वो हम कह लेते हैं कि वो 1 है, तो बी का कितना होगा, लेट्स से 5, सी का कितना होगा, लेट्स से 10। दैट मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्होंने लिया। इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते हुए ऑर्डर में उन्होंने इनको अरेंज किया। ठीक है, अब फिर क्या हुआ, क्या दिक्कत आई, दिक्कत नहीं मतलब क्या किया इन्होंने, ही स्टार्टेड विद द एलिमेंट हैविंग द लोएस्ट एटॉमिक मास। सबसे पहले उन्होंने सबसे कम एटॉमिक मास वाला रखा, फिर वो बढ़ाते गए और उस समय पे 56 एलिमेंट्स नोन थे। तो पहला एलिमेंट था हाइड्रोजन और आखिरी था थोरियम। तो 56th एलिमेंट दैट वाज नोन वो था थोरियम, और पहला था हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सबसे कम एटॉमिक मास था और थोरियम का सबसे ज़्यादा एटॉमिक मास था। तो उन्होंने इनको अरेंज किया, तो सबसे पहले तो हाइड्रोजन आया, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास सबसे कम होता है, फिर बढ़ता गया और आखिरकार थोरियम पे आया। थोरियम उस समय पर जो था वो मतलब उनके जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में 56th एलिमेंट जो था वो थोरियम था। उस समय पे 56 एलिमेंट ही नोन थे, तो आखिरी जो एलिमेंट था अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा जिसका हो वो थोरियम था, जो आखिर में रखा गया। Now he found that every eighth element had properties similar to that of the first. क्या देखा कि जो पहला एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज एट्थ एलिमेंट से मिलती है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। सी, लेट्स से हाइड्रोजन से शुरू करते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन से हम शुरू कर रहे हैं। अब हाइड्रोजन आप मान लो फर्स्ट एलिमेंट है। अब आप 1 2 3 4 5 6 7 और 8th यहाँ पे आओ, तो यहाँ पे आप देखो 8th एलिमेंट जो आया है दैट इज एफ। ये एफ क्या है भाई, तो उसका मतलब ये हुआ कि जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज है वो इस फ्लोरीन
की प्रॉपर्टीज से मिलेंगी। तो उन्होंने हाइड्रोजन और फ्लोरीन को एक ग्रुप में रख दिया। अच्छा, अब अपन जैसे लिथियम देखते हैं। लिथियम मान लो यहाँ से शुरू करते हैं, लिथियम से शुरू करते हैं। तो अगर आप लिथियम से शुरू करो तो एट्थ एलिमेंट कौन सा है? देखो, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट इज सोडियम। देखो, फर्स्ट सेकंड 8 9 10, नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ एट। यस, तो लिथियम और सोडियम साथ में आए और बिल्कुल सही। लिथियम सोडियम की प्रॉपर्टीज तो बहुत मैच करती है, दोनों सॉफ्ट एलिमेंट्स है ना, सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं ये। ठीक है, और ये बहुत रिएक्टिव भी होते हैं, ये भी हमें पता है ना। तो ये तो बिल्कुल सही कर रहे थे वैसे, है ना, बहुत अच्छा तरीका है ये भी। अच्छा, अब लिथियम से हो गया। अच्छा, अब अपन सोडियम उठाते हैं, सोडियम का एर्थ एलिमेंट देखते हैं। तो सोडियम फर्स्ट एलिमेंट है तो उसे काटो, फिर मैग्नीशियम सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ एट्थ। एट्थ कौन सा आ रहा है? एट्थ आ रहा है पोटेशियम। तो सोडियम से एट्थ एलिमेंट दैट इज पोटेशियम, तो बिल्कुल सही। ये तीनों एक ग्रुप में, कौन? लिथियम सोडियम पोटेशियम। और ये तो सही बात है, आज भी हम लिथियम सोडियम पोटेशियम को इनकी प्रॉपर्टी से बहुत सिमिलर मानते हैं। एक तो ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, है ना। तो ये दो प्रॉपर्टीज तो वेल नोन है दैट दे आर सॉफ्ट, हाईली रिएक्टिव और एल्कली मेटल्स होते हैं। तो बिल्कुल सही कहा हमने। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो एलिमेंट्स है 7 रोज में रखे। ठीक है, 7 इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया। ठीक है, इन 7 रोज। देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 7 कॉलम्स इन्होंने बनाए हैं, 7 ग्रुप्स इन्होंने बनाए हैं, उसमें इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया है। ठीक है, अब लेकिन दिक्कत क्या है कि ये जो लॉ ऑफ ऑक्टेव है, यानी कि जो आप जो भी पहला एलिमेंट उठा रहे हो तो उस पहले एलिमेंट से जो आठवां एलिमेंट होगा, जो भी एलिमेंट आपने चूज किया है उससे जो आठवां एलिमेंट होगा, वो जो एट्थ एलिमेंट होगा, उसकी प्रॉपर्टीज होंगी सेम एज दैट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट दैट यू चूज। लेकिन ये जो रूल था ना, इट वॉज एप्लीकेबल टिल कैल्शियम ओनली, कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल हो पाया था। आफ्टर कैल्शियम हर एर्थ एलिमेंट जो था उसकी वो प्रॉपर्टीज नहीं आ रही थी जो कि उस एर्थ एलिमेंट से पहले वाले एलिमेंट की थी, फर्स्ट एलिमेंट की थी। यानी कि वन, मान लो कोई 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 8। तो कैल्शियम के बाद क्या हुआ कि ये जो एर्थ एलिमेंट है इसकी कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं थी जो उस एर्थ एलिमेंट के फर्स्ट, उस एर्थ एलिमेंट से अगर आप बैकवर्ड काउंटिंग करो और फर्स्ट एलिमेंट पर जाओ तो उससे मैच करती हो। ठीक है, इट वॉज अज्यूम्ड बाय न्यूलैंड दैट ओनली 56 एलिमेंट existed in nature and no more element would be discovered। इनका ओवर कॉन्फिडेंस ने इनको मारा। इन्होंने क्या सोचा कि दुनिया में आज 56 एलिमेंट है, आज कल और हमेशा 56 ही रहेंगे। तो उन्होंने बड़ा अच्छा सा डायलॉग मार दिया कि 56 एलिमेंट थे, हैं, रहेंगे। ये भूल गए कि ये गलत कह रहे हैं। इनसे पहले जो आए थे डॉवर्नी, और उनके टाइम पर तो और कम थे, है ना। तो इनके हिसाब से तो केवल 56 एलिमेंट थे, उससे ज़्यादा कभी हो ही नहीं सकते थे। तो ये ही थी चीज़ जो इनको मार गई। इन्होंने क्या कहा कि कभी भी 56 से ज़्यादा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेंगे फ्यूचर में। ठीक है, लेकिन फिर आगे चलकर कई सारे न्यू एलिमेंट आए और उन नए एलिमेंट्स को बिठाने के लिए जो इनका लॉ ऑफ ऑक्टेव था ये कैपेबल नहीं था। Later on, several new elements were discovered whose properties did not fit on the law of octave.
फिर जो नए एलिमेंट आए तो उनमें भी देखा गया कि यार कुछ ऐसा लॉ ऑफ ऑक्टेव लगता है क्या कि पहले एलिमेंट सातवां एलिमेंट जो होगा उसकी प्रॉपर्टीज मैच करेंगी, तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं. In order to fit the element in this table, Newland adjusted two element in the same slot. अब आगे चल के जब नए एलिमेंट आए तो इन्होंने न्यूलैंड ने क्या किया कि इन्होंने एक एलिमेंट, एक ब्लॉक में दो एलिमेंट घुसा दिए. मतलब दिखाती हूँ, मेरा पेन कहाँ गया. यस, मतलब कि ये देखो, इन्होंने ये एक ब्लॉक में कोबाल्ट को भी बिठा दिया और निकल को भी बिठा दिया है. ये देखिए, एक ही ब्लॉक में कोबाल्ट भी बैठ गया है, निकल भी बैठ गया है. ये देखिए, ये इन्होंने बाद में करा है. मतलब इन्होंने अपनी टेबल को सही साबित करने के लिए कितनी गड़बड़े करी है, खुद आप अपनी आंखों से देख सकते हो. एक साथ कोबाल्ट भी बैठ गया है, निकल भी बैठ गया है. यहाँ पे भी देखो, दो एलिमेंट्स को ये एक ही ब्लॉक में साथ साथ बिठा दे रहे हैं. ऐसा हो ही नहीं सकता, इट्स इम्पॉसिबल, है ना. मतलब ये तो कोई बात नहीं है ना. इनको तो गुस्सा आया इन दोनों एलिमेंट्स को और इन दोनों को भी कि यार सबको तो आपने इतने इंडिपेंडेंट से बिठाए, अलग अलग सीट पे बिठाया और हम दोनों को एक सीट पे बिठा दिया. नहीं, ये तो गलत है. तो ये इन्होंने गड़बड़े करी थी, बहुत ज़्यादा गड़बड़े करी थी. एक गड़बड़ तो यही थी कि एक ब्लॉक में दो दो एलिमेंट्स को बिठाया. ठीक है, बहुत बड़ी गलती थी इनकी. हम्म, ये सब आप डीमेरिट्स पढ़ रहे हो, ड्रॉबैक्स पढ़ रहे हो न्यूलैंड के, जो लॉ ऑफ एक्टिव था उसके. ठीक है, तो एक दिक्कत तो यही थी. दूसरी दिक्कत, एक मतलब पहली दिक्कत जो अपन ने देखी थी वो ये थी कि ये जो रूल था ये केवल कैल्शियम तक ही प्रूवन था. मतलब कैल्शियम तक ही लॉ चल रहा था, उसके बाद ये लॉ नहीं चल पाया था. दूसरा कि जो न्यूलैंड लॉ ऑफ एक्टिव है, मतलब जो न्यूलैंड था उनका कहना था कि ये जो एलिमेंट्स हैं 56 से ज़्यादा कभी हो ही नहीं सकते. लेकिन जब फ्यूचर में नए एलिमेंट आए तो इनके लॉ ऑफ ऑक्टेव में उसके लिए कोई जगह ही नहीं थी, क्योंकि वो लॉ ऑफ ऑक्टेव की जो प्रिंसिपल थे उनको फुलफिल नहीं कर रहे थे जो नए एलिमेंट्स आए फ्यूचर में, क्योंकि उनमें ऐसा बिल्कुल नहीं था कि फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सिमिलर हो. और इन्होंने एक तीसरी गलती क्या करी कि न्यूलैंड ने जो नए एलिमेंट्स आए उनको एडजस्ट कर दिया था एक ही ब्लॉक में. मतलब एक ब्लॉक में दो दो एलिमेंट्स को घुसा दिया था. गलत था ये. नाउ कैन यू फाइंड एग्जाम्पल ऑफ दीज फ्रॉम टेबल 5.3. हम तो ढूंढ भी लिया, जैसे कोबाल्ट और निकल का एग्जाम्पल हो. Note that cobalt and nickel are in the same slot and these are placed in the same column as fluorine, chlorine and bromine, which have very different properties from these elements. अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो कोबाल्ट और निकल थे इनको इस ब्लॉक में डाला, इसमें सा वाले ब्लॉक में डाला है. एक सेकेंड, सा वाले ब्लॉक में इनको डाल दिया गया. अच्छा भाई, इस ब्लॉक में मेरा पेन बिल्कुल भी नहीं वर्क कर रहा है. हम्म, इस ब्लॉक में डाला गया, इस ब्लॉक में. अब देखो, आपने देखा कि हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज है वो फ्लोरीन से मैच करती हैं, है ना, क्योंकि हाइड्रोजन इज द फर्स्ट एलिमेंट, फ्लोरीन इज द एट्थ एलिमेंट आफ्टर हाइड्रोजन. ठीक है, फिर आप फ्लोरीन से चलते गए, फिर क्लोरीन पे आए. ठीक है भाई, फ्लोरीन के बाद जो एट्थ एलिमेंट आया वो क्लोरीन आया. तो हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, इनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से बहुत मैच कर रही थी. ब्रोमीन भी आया, ब्रोमीन की भी बहुत मैच कर रही थी हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन से. लेकिन कोबाल्ट और निकल जो उन्होंने घुसाए ना बीच में, ये सब गड़बड़ कर दिया. क्या गड़बड़ कर दिया इन्होंने कि कोबाल्ट और निकल की प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग थी ये हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन इन सब से.
तो आपने एक ब्लॉक में उन एलिमेंट्स को घुसाया है जिनकी एक जैसी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, आपको पता है कि हाइड्रोजन, ये देखो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एर्थ एलिमेंट फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एर्थ एलिमेंट क्लोरीन है। अब यहाँ पे तो सभी फर्स्ट और एर्थ एलिमेंट आ रहे हैं जो कि एक जैसी प्रॉपर्टीज के हैं। हाइड्रोजन के बाद फ्लोरीन है जो उसकी जैसी प्रॉपर्टीज का है, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन है जो अगेन सेम प्रॉपर्टीज वाले हैं। लेकिन कोबाल्ट और निकल की बिल्कुल भी फ्लोरीन क्लोरीन जैसी प्रॉपर्टीज नहीं है। तो इन्हें ग्रुप में क्यों घुसाया? नहीं घुसाना चाहिए था, ये थोड़ी ना कहीं पे भी घुसा दो, फिर तो कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा, सब पैटर्न बिगड़ गया। जो उनका पैटर्न था, एर्थ एलिमेंट जो रिपीट होता है उसकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट एलिमेंट के जैसी होती है, तो वो जो है इनका पैटर्न ही बिगड़ बिगड़ गया। सो इन ऑर्डर टू फिट द एलिमेंट इन दिस टेबल, न्यूलैंड एडजस्टेड टू इन द सेम स्लॉट बट ऑल्सो पुट सम अनलाइक एलिमेंट्स इन द सेम नोट। यानी कि इन्होंने जैसे हाइड्रोजन, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, उसके बाद कोबाल्ट निकल को घुसा दिया। अब कोबाल्ट निकल जो है बिल्कुल अलग प्रॉपर्टीज़ है इनकी, ये अनलाइक एलिमेंट है, ये सेम नहीं है फ्लोरीन के, हाइड्रोजन क्लोरीन के जैसे नहीं है ये, है ना। जैसे कि आपने देखा कि कोबाल्ट एंड निकल ये सेम स्लॉट में घुसा दिए गए हैं और ये कहाँ रख दिए गए हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन के बाद में रख दिए गए हैं, लेकिन इनकी बहुत डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं देन दीज एलिमेंट्स। Iron, which resemble cobalt and nickel in properties, has been placed far away from these elements. अब आयरन की जो प्रॉपर्टीज होती है उनकी कोबाल्ट और निकल से मिलती है। तो कोबाल्ट और निकल की प्रॉपर्टीज ये फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन से तो मिलती नहीं है, लेकिन आयरन से मिलती है। लेकिन आयरन को तो इन दोनों से बहुत दूर रखा है। तो अगर आपने प्रॉपर्टीज के हिसाब से इनको अरेंज किया है कि इनकी एक जैसी प्रॉपर्टीज जो होंगी वो एक ग्रुप में आएंगी, तो इस तरह से तो जो क्लोरीन जो कोबाल्ट और निकल है वो आयरन के पास आने चाहिए थे, लेकिन वो तो आयरन से बहुत दूर है। कैन यू फाइंड एग्जाम्पल ऑफ दी, यस, एक सेकेंड। ठीक है, विद द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस द लॉ ऑफ ऑक्टेव बिकम इररिलेवेंट। अब जब नोबल गैसेस आई तो देखो क्या हुआ, मैं आपको बताती हूँ। अब नोबल गैसेस जैसे हीलियम के बाद हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है जो कि नोबल गैस है। अब जब हाइड्रोजन के बाद हीलियम आ गया तो फ्लोरीन जो है वो एर्थ एलिमेंट नहीं रहा बल्कि नाइन्थ एलिमेंट हो गया। और जैसे ही हीलियम आया बीच में, तो फ्लोरीन जो कि पहले एर्थ एलिमेंट था अब वो नाइन्थ एलिमेंट बन गया। और जैसे ही वो नाइन्थ एलिमेंट बन गया तो लॉ ऑफ ऑक्टेव तो बिगड़ गया इधर। कौन सा लॉ ऑफ ऑक्टेव रहा? लॉ ऑफ ऑक्टेव के हिसाब से तो आठवां एलिमेंट पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज से मैच करेगा, लेकिन यहाँ पे तो कोई आठवां एलिमेंट है ही नहीं, फ्लोरीन तो नाइन्थ एलिमेंट है क्योंकि हीलियम आ गया है। अब देखो हीलियम जब आया है तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन आ रहा है। अब काउंट करो जरा, हीलियम पहला तो हीलियम, फिर हीलियम, ये देखो हाइड्रोजन फर्स्ट है, हाइड्रोजन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ। अब यहाँ पे जो फ्लोरीन है जो कि नाइन्थ एलिमेंट हो गया, पहले जो कि फर्स्ट एट्थ था अब वो नाइन्थ हो गया है। क्यों नाइन्थ हो गया है? क्योंकि हीलियम आ गया है जो कि एक नोबल गैस है। नोबल गैस बहुत बाद में डिस्कवर हुई थी, बहुत कम थी ना इसलिए। तो इस वजह से ये जो था आपका सही नहीं बैठ पाया। क्या क्या सही नहीं बैठ पाया? ये आपका सही नहीं बैठ पाया जो ये लॉ ऑफ ऑक्टेव था। क्योंकि जब नोबल गैसेस आई तो नोबल गैसेस जहाँ जहाँ घुसी तो वहाँ वहाँ घुसने से क्या हुआ कि जो एर्थ एलिमेंट था वो नाइन्थ एलिमेंट बन गया। जैसे हाइड्रोजन के बाद हीलियम आ गया, हाइड्रोजन के बाद हीलियम आने से क्या हुआ, हाइड्रोजन के बाद जैसे ही हीलियम आया तो जो फ्लोरीन जो कि पहले एर्थ एलिमेंट था अब वो एक नंबर शिफ्ट हो गया, वो नाइन्थ एलिमेंट हो गया। तो लॉ ऑफ ऑक्टेव तो यहाँ कोई रहा नहीं। अब मैंडलीव पीरियोडिक टेबल हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी हो चुका है 1 घंटे का। ओके, मुझे नहीं लगता आप इतना लंबा वीडियो देख पाते हो, इसलिए आई एम गोइंग टू गिव यू दैट पार्ट इन द नेक्स्ट क्लास।